नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार सुपर 50 एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लेके आए हैं पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज और शुरू से हम लास्ट तक क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करेंगे काफ़ी विस्तार से, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो संभावित हैं परीक्षाओं में पूछे जाने को लेकर, उन पर भी हम गहनता से विचार करेंगे। आज हम जो पहला ही बिंदु है संवैधानिक विकास, यानी कि पॉलिटी से पहले जो किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास रहा है, कौन सी यात्रा रही है ब्रिटिश काल के दौरान, तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आज कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें 10 प्रश्न है। इसके अलावा एक इंपोर्टेंट जानकारी है कि 26 फरवरी को राजस्थान पशु परिचर का बैच स्टार्ट किया जा रहा है आपके अपने परिवार सुपर 50 में। तो जितने भी आपके चिर परिचित लोग हैं तो उनको सूचना दें, इस बैच के बारे में बताएं सबको। 26 फरवरी को सुबह 8 बजे से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और जो भी लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, यदि अभी आप इस बारे में तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो तो फिर जल्दी कीजिए ताकि समय निकल ना जाए, और 26 फरवरी को बैच ज्वाइन कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन सीरीज को। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से किस अधिनियम के संदर्भ में कहा गया था कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो ब्रिटिश काल के दौरान एक अधिनियम ऐसा पारित किया गया था कि जिस अधिनियम में कुछ ऐसी बातें थी देश को बांटने को लेकर कि उसके बारे में गांधी जी को कहना पड़ा था कि इसने हमारा क्या कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1909 का अधिनियम। देखो साथियों, 1909 में जो अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम, और इस भारत परिषद अधिनियम का ही दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मुझे पता है कि आपने पढ़ रखा होगा, तो फटाफट से अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के जो मुख्य बिंदु थे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की जो खास बात थी वो ये थी कि इस अधिनियम के माध्यम से जो मुस्लिम थे उन्हें भारत में कौन सा अधिकार दिया गया था, पृथक निर्वाचन का अधिकार। भारत में पृथक निर्वाचन का क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। और इसी पृथक निर्वाचन के अधिकार के माध्यम से भारत में एक नई प्रणाली शुरू की जाती है जिसे कहा गया है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। अगर आपको पता है इसके बाद में आगे भी कि भारत में टोटल 8 समुदायों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। आप फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो कि वो 8 समुदाय कौन कौन से थे जिनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो ये जो मुस्लिम धर्म के जो वर्ग के धर्म के लोग थे उन्हें पृथक निर्वाचन का जो अधिकार दिया गया, उसी के लिए गांधी जी ने कहा था कि इसने हमारा क्या कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देश के विभाजन का जो बीज है वो इसके माध्यम से बोया गया था। क्योंकि उससे पहले भारत में हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। 1857 की क्रांति उठा के देख लीजिए, उसके बाद में भी लगातार हिंदू मुस्लिम भाइयों में हमेशा क्या रही है, एकता रही है। लेकिन जो अंग्रेज थे वो शुरू से ही भारत में कौन सी नीति के तहत चल रहे थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। और उसी फूट डालो राज करो नीति का विस्तार करते हुए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था, जिसमें जो लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का क्या था, वायसराय था, उसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में लागू किया और जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर बाकी समुदायों से उसको अलग कर दिया। और यहीं से एक बांटने और नफरतवादी जो बीज है अंग्रेजों का वो उन्होंने बो दिया था। इसीलिए गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि इसने हमारा क्या कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1909 का जो अधिनियम था जिसको भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारा लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, इस कथन का संबंध किस अधिनियम से है। तो बता सकते हो आप। पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, दूसरा है मोंटेग्यू घोषणा, और तीसरा है अगस्त प्रस्ताव, और चौथा है वेवेल योजना। हमारा लक्ष्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, इस कथन का संबंध किस घटना से है। तो साइमन कमीशन जो कब आया, 1927 में जिसका गठन हुआ था, भारत में 1928 में आया था। मोंटेग्यू घोषणा 1917, अगस्त प्रस्ताव
1940 और विवेल योजना 1945 है। अब देखो मोंटेग्यू घोषणा के तहत जो उस समय भारत के क्या थे सचिव, जो भारत सचिव पद पर थे वो कौन थे, मोंटेग्यू। और मोंटेग्यू के द्वारा किस तारीख को, 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की गई थी, जो घोषणा थी कि हमारा लक्ष्य है भारत में उत्तरदायी शासन की क्या करना है, स्थापना। यानी कि 1919 का जो अधिनियम भारत में लाया गया था, उस अधिनियम से पहले अंग्रेजों ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की क्या की थी, घोषणा की थी। हालांकि यह मात्र एक दिखावा था, वो कैसे भी भारतीयों को राजी करना चाहते थे, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे कि भारत में जो ब्रिटिशों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे वो आंदोलन शिथिल पड़ जाए, उसके माध्यम से भारतीय इतने बड़ी स्तर पर आंदोलन ना कर पाए, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीयों को बहलाना फुसलाना चाहते थे इस माध्यम से। इसीलिए उन्होंने दिखावा किया भारत में इस बात की घोषणा करके कि हम भारत में क्या लागू करने वाले हैं, उत्तरदायी शासन लागू करने वाले हैं। और यह घोषणा जो मोंटेग्यू थे उनके द्वारा किस तारीख को की गई थी, 20 अगस्त 1917 को, और इसी को कहा जाता है मोंटेग्यू घोषणा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 मोंटेग्यू घोषणा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखो पहला है आंशिक उत्तरदायी शासन 1919, अखिल भारतीय संघ 1935, बजट पर बहस 1861 और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1935। तो देखो आंशिक उत्तरदायी शासन 1919 ये क्या है, यहां पर सही है। इसमें एक करेक्शन करना है, और इस क्वेश्चन में यहां पर 1935 नहीं है, 1919 है। इधर लिख के देता हूं मैं वापस से, 1919। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आंशिक उत्तरदायी शासन 1919, अखिल भारतीय संघ 1935, बजट पर बहस 1861 और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919। तो देखो आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत भारत में कौन से अधिनियम से की गई थी, 1919, राइट है। अखिल भारतीय संघ का गठन का प्रावधान कौन से में था, हुआ नहीं था, लेकिन प्रावधान 1935 वाले में था। बजट पर बहस नहीं, 1861 नहीं था, कौन सा था, 1892। और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 सही है। यानी कि ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी राइट नहीं है। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, यानी कि सी गलत है, सी कौन से पे है। अब देखो ऐसे प्रश्नों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है पता है, अपन क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे अपने को यहां पर देखो ए बी सी विकल्प ये है, ABCD दिख रहा है, अपन क्या करेंगे, OMR में कितने गोले हैं, 4। अपने को ऑप्शन कौन सा दिखाई दिया, सी। अपन नीचे ऑप्शन पढ़ते नहीं गए, मेरे से खुद से गलती हुई है। RS प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे 2 प्रश्न गलत किए थे मैंने एक बार, 2021 वाला जो RS प्रीलिम्स का एग्जाम था उसकी बात है। तो ध्यान रखना, RPSC कई बार ऐसे क्वेश्चन बोर्ड डालती है। अब यहां पर भाई अपने अनुसार तो सही कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहां पर ये सी भर दिया, बट सी कहां पर है, ऑप्शन 4 है यहां, इसलिए यहां राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो कई बार देखो, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर है ना, वो सिर्फ आपका नॉलेज ही चेक नहीं करता है, क्योंकि आपको यदि वो कोई अधिकारी बना रहा है या फिर आपको कोई प्रशासन का हिस्सा बना रहा है, तो आपका माइंडसेट भी जानना चाहता है कि व्यक्ति कितना ज्यादा क्या रखता है, जागरूक रहता है इसका चीजों को, ये जल्दबाजी में तो निर्णय नहीं लेता। और इसका मतलब ये कैसा निर्णय है, जल्दबाजी, क्योंकि एक अधिकारी बनोगे तो जल्दबाजी निर्णय लेने वाला अधिकारी तो सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अच्छा और बुरा सोच ही नहीं पाएगा। जल्दबाजी में कई बार क्या होती हैं, गलतियां, और ऐसा ही एग्जाम में होती है। इसलिए एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का ही परिचय नहीं होता है, वो आपके धैर्य का परिचय होता है, संयम का परिचय होता है, वो आपके माइंडसेट का परिचय होता है, वो आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का परिचय होता है। तो कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है आपको। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। तो भारत में देखो आंशिक उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई है 1919 से, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान 1935 वाले में था, बजट पर बहस 1892 वाला आएगा इसमें, इसलिए ये क्या है, सही नहीं है, बाकी क्या है, सही है।
उसके बाद में है निम्न में कौन सा प्रावधान 1935 के अधिनियम से संबंधित नहीं है। अब देखो 1935 की जो विशेषताएं, वैसे तो बहुत बड़ा अधिनियम था 1935 का, विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन इनमें से कौन सी विशेषता 1935 के अधिनियम से संबंधित नहीं है। क्या 1935 के अधिनियम में आपातकालीन शक्तियां थी? बिल्कुल थी। 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो अधिनियम था, उसकी धारा 102 और धारा 93, धारा 102 के तहत कहां पर, धारा 102 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता था वायसराय, युद्ध या कोई बाह्य आक्रमण की स्थिति में। धारा 93 के तहत राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति तो खैर उस समय होता नहीं था, लेकिन वायसराय शासन कहते थे, प्रांतों में आपातकाल लगा सकते थे उस समय, तो आपातकालीन शक्तियां भी थी। त्रिसूची व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या किया गया था, विभाजन कितने भागों में किया गया था, 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। फटाफट से कमेंट करके विषय बताओ, कमेंट करके विषय बताओ कि संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे, राज्य सूची में कितने और समवर्ती सूची में कितने। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। संघीय न्यायालय, क्या इसकी विशेषता था? बिल्कुल था। महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं, ये नहीं है यहां पर, तो यहां पर ऑप्शन विकल्प 4 सही है, क्योंकि महिलाओं को मतदान का अधिकार 1919 के अधिनियम से मिला था। 1935, अब यहां कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि महिलाओं को पृथक निर्वाचन का अधिकार जरूर मिला है यहां पर, इसीलिए ऑप्शन ये डाला गया है यहां पर, ताकि बच्चे क्या हो, कंफ्यूज हो, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज भी करेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके कंफ्यूजन का भी टेस्ट होता है, क्योंकि व्यक्ति कितना कंफ्यूज होता है कितना नहीं होता है। तो महिलाओं को मतदान का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया 1919 के से, इसलिए 1935 वाले में गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प 4। उसके बाद में है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी अब यहां पर देखो, अब अपनी आदत क्या पड़ जाती है प्रश्न पढ़ते पढ़ते कि ज्यादातर कौन सा युग्म नहीं है पूछते हैं। अब यहां पर देखो क्या पूछा है, सही सुमेलित है। अब यहां गलती कैसे होती है, जैसे कई बार जल्दी में हम कैसे पढ़ लेते हैं इसको, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नहीं वाले 90% कौन से होते हैं, नहीं वाले होते हैं, तो अपना माइंडसेट कई बार ऐसा ही हो जाता है। अब मान लो ऐसा प्रश्न में अंग्रेजों द्वारा प्रथम बार औपनिवेशिक दर्जे की मांग को साइमन कमीशन में अस्वीकार किया गया था, सही है बात। पूर्ण रूप से भारतीयों के प्रतिनिधित्व वाली संविधान सभा अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार की गई, गलत है। पूर्ण रूप से भारतीयों के प्रतिनिधित्व वाली, यह कथन गलत है, क्योंकि वो 1942 के कृत प्रस्ताव में की गई थी। इसमें तो यह था कि अधिकांशतः भारतीय होंगे, पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं होगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन पहली बार 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली 1 जनवरी 1921 से लागू, ये क्या है, गलत है। तो इसलिए अंग्रेजों द्वारा प्रथम बार औपनिवेशिक दर्जे की मांग को साइमन कमीशन में स्वीकार किया गया था, गलत है ये, क्योंकि औपनिवेशिक दर्जा 1942 कृत प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। तो पहला कथन क्या है, गलत है कि नहीं। अब मान लो इसको अपने ऐसे पढ़ लेते कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अपने को पहला गलत दिख गया, कई बार अपन बाकी ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है। फिर अगर अपने को पहला ही उत्तर दिख जाता है तो बाकी पढ़ते ही नहीं है। इसलिए यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका वहां पर ध्यान बड़े अच्छे से होना चाहिए कि यहां पर पूछा क्या, और लास्ट के 3-4 शब्द तो बिल्कुल ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना वो उन्हीं पर निर्भर करती है। तो पहला गलत है, क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन से औपनिवेशिक दर्जे की मांग को तो अस्वीकार किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। पूर्ण रूप से भारतीयों के प्रतिनिधित्व वाली संविधान सभा अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार की गई, गलत है ये भी, क्योंकि संविधान सभा में सभी भारतीय होंगे, ये बात कौन से प्रस्ताव में थी, कृत प्रस्ताव में। फिर है केंद्र एवं राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन पहली बार 1919 के अधिनियम से किया गया, यह सही है। यानी कि 1919 के अधिनियम में पहली बार केंद्र और राज्यों में विषयों का विभाजन हुआ था 2 भागों में, 47 और 51, जिसमें केंद्र राज्य प्रांतीय विषयों की संख्या तो कितनी थी, 51, और केंद्रीय विषय कितने थे, 47। जबकि 3 भागों में बांटा गया था 1935 से, त्रिसूची व्यवस्था 3 भागों में 1935 से, और 2 भागों में केंद्र और राज्यों के मध्य बांटे गए तो 1919 से। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। फिर चौथा है भारत में द्वैध शासन प्रणाली 1 जनवरी नहीं 1 अप्रैल। देखो 1919 का अधिनियम लागू हुआ था 1 जनवरी 1921 से, द्वैध शासन प्रणाली तो लागू हुई थी कब, 1 अप्रैल 1921 से। तो इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो यहां पर केवल विकल्प 3 सही है और बाकी क्या है, गलत है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब देखो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे,
संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, जिनको कितने पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 296 तो कहां से, ब्रिटिश भारत से। संविधान सभा में 296 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से, और 93 कहां से, देसी रियासत। ये जो 296 सदस्य थे ये तो क्या थे, निर्वाचित, और देसी रियासतों वाले सदस्य शासकों के द्वारा क्या किए गए थे, मनोनीत। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, 296। अब यहां पर कई बार क्या होता है, संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित, अब निर्वाचित पे गौर नहीं करते, अपन डायरेक्ट समझ लेते हैं संविधान सभा में कितने सदस्य थे, और पहला ऑप्शन दिख गया अपने को 389, तो इसलिए इसका राइट आंसर 389 नहीं होकर क्या होगा, 296। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव का सदस्य नहीं था। अब देखो, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की बात करें, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की बात करें तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत में कब भेजा गया था, 1946, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था 1946, और कैबिनेट मिशन भारत में भेजने का उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का क्या करना, गठन। संविधान सभा का क्या करना, गठन करना, ये इसका मुख्य क्या थे, उद्देश्य। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत में कब भेजा गया था, 1946 में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का क्या करना था, गठन। अब इस कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को लेकर आने वाले टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे, 3 सदस्य। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कितने सदस्य था, 3 सदस्य। अब वो 3 सदस्य कौन कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स भी था, एवी अलेक्जेंडर भी था, और सर पैट्रिक लोरेंस भी था। कौन नहीं था, लॉर्ड मैकाले। कौन नहीं था, लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड मैकाले। एक चीज और ध्यान रखनी है कि सर पैट्रिक लोरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की क्या की गई थी, अध्यक्षता, और इसी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर भारत में किसका गठन हुआ था, संविधान सभा का। जैसे पिछला ही प्रश्न था कि संविधान सभा में जो 389 सदस्य होंगे, जिनमें ब्रिटिश भारत से 296 निर्वाचित होंगे और देशी रियासतों से 93 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। तो ये कैबिनेट मिशन प्रस्ताव का ही क्या था, ये प्रस्ताव था कि संविधान सभा में कितने कितने सदस्य कहां कहां से होंगे, निर्वाचित कितने, मनोनीत कितने। तो इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का क्या हुआ है, गठन हुआ है। किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड मैकाले, क्योंकि ये तीनों सदस्य थे, लॉर्ड मैकाले सदस्य नहीं था। लॉर्ड मैकाले, ध्यान रखना, इसके बारे में ध्यान रखना कि लॉर्ड मैकाले जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी में प्रथम क्या था, विधि सदस्य। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें इनको विधि सदस्य बनाया गया था। इनकी अध्यक्षता में 1834 में एक विधि आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। उसके बाद में है, भारतीय संवैधानिक विकास के दौरान निम्न में से किस समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त नहीं था। अब देखो, पृथक निर्वाचन का बात पहले भी हुई है, जैसे अपन ने 1909 के अधिनियम की बात की थी पहले ही प्रश्न में, जब गांधी जी ने कहा था इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है, वो वाला प्रश्न। अब भारत में एक्चुअल में क्या था कि भारत में 1909 में पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, किसको, मुस्लिमों को। तो भारत में सबसे पहले पृथक निर्वाचन का अधिकार किसको दिया गया था, मुस्लिमों को। फिर उसके बाद में बात करें तो 1919 में 4 समुदायों को दिया गया, सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीय। तो इन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार कब दिया गया, 1919 में। फिर 1935 में 3 समुदायों को दिया गया, दलित, महिला और मजदूर। दलित, महिला और मजदूर। तो भारतीय संवैधानिक विकास के दौरान टोटल कितने समुदायों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है, 8 को। अब पूछ क्या रहा है, भारतीय संवैधानिक विकास के दौरान निम्न में से किस समुदाय को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्या सिखों को था, बिल्कुल। आंग्ल भारतीयों को था, बिल्कुल। बौद्ध को था, नहीं। दलितों को था, बिल्कुल। तो राइट आंसर बौद्ध, क्योंकि सिखों को भी है, इधर देख लो 8 समुदायों को है, सिख भी है उनमें, आंग्ल भारतीय भी हैं और कौन है, दलित भी हैं। तो
तो टोटल कितने समुदायों को दिया गया था? 8 समुदायों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, और इसी को भारत में इसी पृथक निर्वाचन के अधिकार को ही कौन सी प्रणाली नाम दिया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसी को कौन सा क्या नाम दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मुस्लिम लीग द्वारा मनाए गए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को भारतीय इतिहास में काला दिवस किसने कहा? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बताओ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946। और जो 19 जुलाई को प्रारंभ हुए थे चुनाव। अब इसमें से 296 सीटें, जस्ट मैंने पीछे बताया भी आपको, 296 सीटें क्या थी? निर्वाचित। यहां पर चुनाव हुए 296 में से 208 मिलती हैं किसको? कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग को मिलती है कितनी? 73। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73। अब ये बात ही मुस्लिम लीग को क्या नहीं आई? पसंद नहीं आई, क्योंकि सीटें 296 में से मात्र कितनी मिली? 73। यानी कि इनको 1/3 से भी कम सीटें मिली। बहुमत किसको मिल गया? कांग्रेस को। अब वही बात होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इस वजह से मुस्लिम लीग ने क्या किया कि भारतीय संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार। और फिर उन्होंने एक तरह से बदले की भावना के रूप में भारत में ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो नाम का ही था, क्योंकि इनकी अब मनसा एक अलग देश के प्रति हो चुकी थी, ये पाकिस्तान लेना चाहते थे। इसलिए इन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया और कहा कि अब बैठने से काम नहीं चलेगा, अब तो डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि डायरेक्ट क्या लेंगे? अब एक्शन लेंगे। और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था इनके द्वारा 16 अगस्त 1946। और इसी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के नाम पर इन्होंने भारत में क्या शुरू करवा दिए थे? सांप्रदायिक दंगे शुरू करवा दिए थे। तो इसीलिए जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, उन्होंने इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को किसके रूप में कहा है? काला दिवस के रूप में संबोधित किया था। ठीक है, उसके बाद में है अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल था, इनमें से कौन पहले मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? अब ऑप्शन है आपके पास राजकुमारी अमृत कौर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालचारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का सदस्य कौन नहीं था? तो देखो, अगर बात करें अपन किसकी, राजकुमारी अमृत कौर, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में थी राजकुमारी अमृत कौर। अरे स्वास्थ्य जो मंत्रालय था, राजकुमारी अमृत कौर के पास कौन सा मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्रालय। फिर बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में ये भी शामिल थे या नहीं थे? देखो, एक तो अंतरिम मंत्रिमंडल था, अंतरिम था जो 1946 वाला, स्वतंत्र भारत वाला है स्वतंत्र जो देश आजाद होने के बाद में नया बना था उसकी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन से मंत्री थे? शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले क्या बने थे? शिक्षा मंत्री। सी राजगोपालचारी, ध्यान रखना, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में नहीं थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में जरूर थे शिक्षा मंत्री, जो देश आजाद होने से पहले जो एक मंत्रिमंडल बना था उसमें जरूर शामिल थे ये। तो इसलिए सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? उद्योग एवं आपूर्ति। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था जिसमें टोटल 14 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। सी राजगोपालचारी आजादी के बाद में हालांकि आजादी के कुछ समय बाद तक तो माउंट बेटन ही क्या रहे थे? गवर्नर जनरल। ये ध्यान रखना, एकमात्र भारतीय क्या है? एकमात्र भारतीय जो कौन से पद पर रहे हैं? गवर्नर जनरल पद पर रहे, वो कौन है? सी राजगोपालचारी। और अंतरिम मंत्रिमंडल में भी क्या थे? ये शिक्षा मंत्री के पद पे थे। चलो, आज के जो 10 क्वेश्चन है उनमें से अंतिम क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपन। निम्न में से कौन सा अधिनियम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा अधिनियम सेंट हेलेना एक्ट के माध्यम से भी जाना जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1833 का चार्टर एक्ट, तीसरा है 1853 का चार्टर एक्ट और चौथा 1858 का शासन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1833 का चार्टर एक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है? सेंट हेलेना एक्ट। बात करें 1833 का चार्टर एक्ट, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे कहां का गवर्नर जनरल बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। और बताओ, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के पहले गवर्नर जनरल इसी अधिनियम से बने थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हालांकि और भी बहुत सारी विशेषताएं थी जो अपन पढ़ चुके थे 1833 के चार्टर एक्ट में। जैसे इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि चाय और चीन वाला जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भी कंपनी का क्या हो गया था? यहाँ समाप्त हो गया था। इसी अधिनियम की विशेषता थी कि इसके माध्यम से लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम विधि सदस्य के रूप में क्या किया गया? शामिल किया गया था। और उसी की अध्यक्षता में 1834 में एक विधि आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसी एक्ट के माध्यम से जो भारतीयों को पहली बार सिविल सेवाओं में शामिल करने का भी क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी का भी नाम बदलकर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये सारी विशेषताएं कौन से एक्ट की थी? 1833 वाला एक्ट, जिसको किस नाम जानते हैं? सेंट हेलेना एक्ट। तो उम्मीद करता हूं आज के जो संविधान विकास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की, समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए और ज्यादातर दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। फिर उसके बाद में आगे के प्रश्न जो संविधान विकास से संबंधित ही होंगे, इसको 2 चरणों में पढ़ेंगे। अगला चरण में थोड़ी ज्यादा प्रश्न होंगे और उनको भी हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले रिवीजन भी कीजिएगा एक बार इन प्रश्नों का, और जो पढ़ा है उसके आधार पर जितना भी जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है जो हम क्लासों में पढ़ चुके थे उसको भी देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।